हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 5 दिसंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल पेज पे दोनों आर्टिकल्स इकोनॉमी से रिलेटेड है। यहाँ पर आरबीआई ने अभी जो अपना खुद का स्टांस एज इट इज़ रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया है, स्टेटस को एज इट इज़ मेंटेन्ड है। तो उसमें देखेंगे कि क्या आरबीआई के अपने खुद के परसेप्शंस है, क्या सोचना है जिसकी वजह से ये चेंजेस नहीं किए गए हैं रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में या पॉलिसी रेट जिसको हम बोल सकते हैं ओवरऑल एक अम्ब्रेला टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला आर्टिकल है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में, जो ट्रेजेक्ट्रीज लगाई जा रही हैं, जो परसेप्शंस आ रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी आएगा जो हम पढ़ते रहते हैं, आप एनसीईआरटीज़ में पढ़ते हो, वो भी क्लियर होगा। फिर इसके बाद में जब ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब डिमांड कोलैप्स होना शुरू हो जाती है तब क्या करना चाहिए, तो थ्योरेटिकल कीन्सियन कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे हम। और अभी क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है हमारे लिए, जानेंगे। ये आर्टिकल बहुत शानदार है, ठीक है। ये वाला आर्टिकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये वाला आर्टिकल जो एमडीएच के मसाला मैन, आपको पता ही है, वो बाबा जो धर्मपाल जी जिनका ऐड आया करता था, उनके बारे में है। ये आर्टिकल पाकिस्तान में जो 26/11 जो हुआ था अटैक मुंबई में, उसका जो पाकिस्तानी वो मास्टरमाइंड है हाफिज़ सईद, उसके बारे में आर्टिकल है। उसकी पूरी हिस्ट्री, क्या किस तरीके से परवरिश हुई। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक टीचर भी, मतलब लेक्चरर प्रोफेसर भी अपॉइंट होता है, बट उसके बावजूद वो रिलीजन को ज़्यादा मानना शुरू कर देता है। सऊदी अरब में उसकी एजुकेशन होती है, लाइक दैट। वो सारी चीज़ें हैं, वो हमारे काम की किसी की नहीं है। आप एक बार रीडिंग मारना चाहो तो एक बार देख सकते हो इस आर्टिकल को, कि आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से एक आदमी रेडिकल होता चला जाता है अपने रिलीजन को लेकर के, ठीक है। तो इस पेज से सिर्फ 2 आर्टिकल्स। नेक्स्ट जो आइडिया पेज है उसमें आप ये देखोगे, इसमें पॉलिटिक्स आंसर राइटिंग में यूज़ करने लायक कुछ पॉइंट लगे नहीं। एक बार आप रीडिंग मार सकते हो इसमें कि किस तरीके से 1990s में तो हमारे यहाँ पर कॉलिशन किया माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स भी चला करती थी, या फिर अभी देखें तो लगभग 25 साल बाद में जो करंट एनडीए का जो रूल चल रहा है वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट का चल रहा है। तो लगभग 25 साल के बाद में ये रूलिंग आना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या वेरिएशंस हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को और पॉलिटिकल डोमिनेंस को, तीनों चीज़ों को, यहाँ पे 2 चीज़ें मेन है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, इन दोनों के अंदर डोमिनेंस कि सेंटर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, स्टेट्स वीक होते चले गए। तो एक बार इसको आप रीडिंग ज़रूर मारना इस आर्टिकल पे, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें जो हैं हो सकता है आपकी नहीं पढ़ी हुई हो, तो आपकी क्लैरिटी आएगी इस आर्टिकल से। बट आंसर राइटिंग में जो चीज़ें यूज़ करने की हैं उसमें तो केवल वही चीज़ है कि हाँ, सेंटर स्टेट रिलेशंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट्स हैं उनको अलग अलग गवर्नमेंट्स में किस तरीके से सपोर्ट मिला है, कैसे ग्रोथ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है 1990s 1990 के बाद में, जब से हमने एलपीजी अडॉप्ट किया है। तो वो कुछ ग्राउंड जीरो रियलिटी है। एग्जांपल्स दिए हुए अडानी ग्रुप इस टाइम पे ग्रोथ कर रहा है, रिलायंस इस टाइम पे, वो सारी चीज़ें हैं, वो शायद मुझे लगा नहीं काम की हैं अपने। तो एक बार आप रीडिंग मार सकते हो। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल है इंटरफेथ प्रेयर एंड अरेस्ट। इसमें जो खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार करके एक मूवमेंट शुरू किया था, गांधी जी से इंस्पिरेशन लेकर के, एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, उनको कहीं ना कहीं फैज़ल खान से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर राइटर, और बता रहे हैं कि फैज़ल खान जिनको मैग्सेस से अवार्ड मिल गया था, बट उन्होंने अवार्ड के साथ में जो प्राइज़ मनी थी उसको भी लेने से मना कर दिया, तो अभी फैज़ल खान को जेल में डाला हुआ है, तो उनको कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में जानेंगे, क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या उनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो देखेंगे। तो इस पेज पे एक तो ये वाला पोर्शन, ये वाला फर्स्ट जो कॉलम है वो। इसके अलावा आप देखोगे मुंबई किस तरीके से कोरोना वायरस को टैकल करने में सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो और कहते हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस को टैकल किया गया, तो ये वाला आर्टिकल भी देखेंगे, ये आपके केस स्टडी में काम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है ग्रोथ पैंग्स। पैंग्स का मतलब होता है कष्ट वाली बातें, है ना, कष्ट, पेन को पैंग बोलते हैं।
दिसंबर की मीटिंग हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और उन्होंने यूनानिमसली स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो इंटरेस्ट रेट को कोई चेंजेस लाने के लिए एग्री नहीं हुए कि हाँ भाई अब रिटेल इन्फ्लेशन लगातार बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दी जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो। अब हो क्या रहा है अभी करंटली, इंटरेस्ट रेट्स तो अभी आपको पता होनी चाहिए क्या स्टैंडर्ड चल रहा है। आप देख सकते हो इकोनॉमी पेज पे आई हुई है कि रेपो रेट है वो लगभग 4.35% पे अटकी हुई है, रिवर्स रेपो रेट लगभग 4% पे है। लाइक दैट, मैं थोड़ा सा हो सकता है डेटा में इनकरेक्ट हूँ, बट आप देखोगे कि ऑलरेडी पॉलिसी रेट्स जो हैं वो कम चल रही हैं। इसके अलावा अभी रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें जिसका टारगेट आजकल आरबीआई थोड़ा सा करने लग गया है अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, तो उसमें कहीं ना कहीं देखोगे तो वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। और आरबीआई को जो अपर टॉलरेंस दी हुई है, टॉलरेंस कितनी दी हुई है 4+-2%, तो 6% से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है, वो लगातार बनी हुई है। और लगता ये है कि ये जो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री है ये अभी थोड़े दिन तक और चलेगी, ठीक है। पर आप देखोगे इंटरेस्ट रेट्स में ज़्यादा कमी और ज़्यादा और थोड़ा बढ़ाने के लिए आरबीआई ने अपने आप को रोका है। आप देखोगे इंटरेस्ट रेट्स को लंबे समय तक आरबीआई एक डाउन लेवल तक रखना चाहता है। इसकी वजह क्या है, कैसे भी करके ग्रोथ को कंसिडर किया जाए, इकोनॉमी में जो बूस्ट लाने की ज़रूरत है उन सेंटिमेंट्स को सर्व किया जा सके, ये मेन इंपॉर्टेंट टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या फिर आरबीआई का। इसके अलावा आप देखोगे एक अकोमोडेटिव स्टांस को मेंटेन करने की बात की है कि कैसे भी करके हम आगे जा करके, मतलब वही कि इकोनॉमी में एक कॉन्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, बस वो स्पेस कंटिन्यूअस बनता रहना चाहिए करंट फाइनेंशियल ईयर में भी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इसलिए कमेटी ने एक क्लियर सिग्नल दिया है कि हमारा इंटेंट क्या है कि कैसे भी करके कंटिन्यूअसली जो मेन जो टारगेट रहेगा वो ग्रोथ को इंक्रीज करना है। अब आप देखें आउटलुक देखें, अगर इन्फ्लेशन का अगर देखें तो वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो रिटेल इन्फ्लेशन है आज 6.8% है, जबकि टारगेट हमें पता है 2 से 6 तक का है, 6 को भी क्रॉस कर गया है ये परसेंटेज में। तो आप देखोगे ट्रेंड देखोगे तो अभी धीरे धीरे 5.8% का फोर्थ क्वार्टर में एक एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। कहने का मतलब रेंज में आने का स्कोप दिख रहा है। पर अर्लियर प्रेडिक्शन जो था कि इन्फ्लेशन रेंज करेगी कि हाँ 4.5 से 5.5% के बीच में सेकंड हाफ में, उससे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हल्की सी ज़्यादा है इन्फ्लेशन, बट फिर भी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इन्फ्लेशन है इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है सप्लाई साइड डिसरप्शन। मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए और जानते भी होंगे कि सप्लाई और डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम इकोनॉमी में इन दोनों पिलर्स पे ही बहुत कुछ डिसाइड करते हैं कि मान लो मार्केट में कोई भी पर्टिकुलर सब्जी है, फॉर एग्जांपल आलू की बात कर लेते हैं या प्याज की बात कर लेते हैं। अब प्याज की सप्लाई अगर कम हो गई और डिमांड एज इट इज़ है तो ऑटोमेटिकली जिसकी कमी हो गई उसकी प्राइसेस तो इंक्रीज होंगी ना। एग्जैक्टली वैसे ही अभी क्या है, जो सप्लाई है कमोडिटीज़ की वो कहीं ना कहीं डिसरप्टेड है। दूसरा, लोग जो हैं वो एक्सेसिव मार्जिन्स क्रिएट कर रहे हैं, महंगा बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सप्लाई जब कम हो रही है तो फिर क्या होता है, जो रिटेलर होता है या फिर जो ट्रेडर होता है वो भी ये कोशिश करता है कि चलो डिमांड तो है ही, 5 जने आ गए, बोले 5 जने बोल रहे हैं कि बोले कि मैं एक जना बोलता है मैं 2 रुपये किलो में ले सकता हूँ, एक जना बोलता है 3 रुपये किलो में ले सकता हूँ, एक जना बोलता है 5 रुपये किलो में ले सकता हूँ। तो जो ट्रेडर है वो किस पे रिलाई करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अलावा कोई बेचने वाला है नहीं इस पर्टिकुलर कमोडिटी को, तो वो किस पे जाएगा, 5 वाले पे। तो ऐसे करके उसके भाव फिक्स हो गए ना 5 पे, मिनिमम 5 तो हो गए, 5 से ज़्यादा में कोई खरीदने वाला होगा तो और देखेगा, तो एक्सेसिव मार्जिन्स बनाने में लग गए। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अब लगातार अपने लेवल पे बने हुए हैं, कम नहीं हो रहे। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इन्फ्लेशन है वो लगातार बन रही है। और कोर इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इसने भी अपवर्ड गेन किया, मतलब कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, जहां पर फ्यूल और आप फूड को हटा दो, फ्यूल एंड फूड को हटा दो, जिसमें कि एक कहते हैं ना कि परमानेंट वेरिएशन आते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, अगर उनको एक्सक्लूड कर दें, ठीक है,
तो हमारे पास में कोर इन्फ्लेशन आ जाती है, तो कोर इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं अपवर्ड जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एक प्राइस प्रेशर लगातार बनता चला जा रहा है। अब प्राइस प्रेशर भी है, अब प्राइस प्रेशर में एक दूसरी तरफ का मैं साइकिल आपको बता दूं कि मान लो लोगों के हाथों में पैसा बहुत सारा है, ठीक है, तो पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो गई ना, ठीक है, पैसा बहुत सारा है, इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने कम कर रखा है, लोन अच्छे से ले पा रहे हैं, तो पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो गई। और पैसे की अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई तो पैसे की वैल्यू डाउन होगी कि नहीं? जिसकी सप्लाई ज़्यादा उसकी वैल्यू डाउन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिसकी सप्लाई कम उसकी वैल्यू ज़्यादा। तो अब चाहे वो आलू हो चाहे जो करेंसी हो, जो रुपया आप हाथ में लेते हो उसकी, तो अभी क्या इंटरेस्ट रेट कम है तो सप्लाई ज़्यादा है, तो उसकी पैसे की वैल्यू क्या हो गई? डाउन। तो इस वजह से जो पैसा जो 5 रुपए में 1 किलो आलू आज के 1 साल पहले मिलता था, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो आज आपको 15 रुपए में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में पैसा ज़्यादा है। तो सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो करेंसी पे भी अप्लाई होता है, तो कमोडिटीज़ पे भी अप्लाई होता है, सर्विसेज पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो प्राइस प्रेशर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बट आरबीआई ने अभी भी ये चीज़ फिक्स की है कि चाहे लिक्विडिटी कितनी ही बढ़े, बट हमारा टारगेट है कि इकोनॉमी में बूस्ट आए, इकोनॉमिक ग्रोथ हम रजिस्टर करें। आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया है कि इन्फ्लेशन जो है वो 6.5 मतलब 4.6 से 5.2% में आ जाएगी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में। जबकि इन्फ्लेशन जो है ना वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्म बनी रहे, क्योंकि डिमांड जो है ना धीरे धीरे अब पिक होगी, तो डिमांड पिक होगी तो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन पे तो असर आएगा। अभी तो सप्लाई साइड, अभी तो क्या सप्लाई कम है, डिमांड जो है वो थोड़ी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी महंगाई बनी हुई है। बट अब सप्लाई इंक्रीज कर दोगे बट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो इन्फ्लेशन क्या है थोड़ी बहुत इंटैक्ट वैसे की वैसे रहने के चांसेस रह जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ हो पॉलिसी रेट्स में जो वेरिएशंस है उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत आ जाए, ठीक है। तो अभी जो मीटिंग हुई है उन्होंने एक्सेसिव लिक्विडिटी के बारे में अच्छे से समझा है, जाना है कि सिस्टम में बहुत पैसा है, इकोनॉमी में करेंसी बहुत है, बट आप देखोगे कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखें तो कहीं वहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक तो दूसरा एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि सेंट्रल बैंक ये चाह रहा है कि कैसे भी करके कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी जाएं जिससे कि सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी ना आए, क्योंकि अभी क्या है कुछ भी कैलकुलेटेड नहीं है। बट अगर इस टाइम पे मार्केट में चलो लिक्विडिटी है बट डिमांड ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर अगर लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना अगर शुरू कर दिया ना बैंक ने, तो वहाँ पर फिर बाद में और प्रॉब्लम और ग्रेवर सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो मेन जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है वो है डिमांड ड्रिवन। सप्लाई साइड डिसरप्शन की वजह से तो केवल रिटेल प्राइस ही बढ़ रहा, रिटेल इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है, बट एक्चुअल जो प्रॉब्लम है ना वो है डिमांड की, और उसके बारे में हम ये नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगी कि क्या है डिमांड की प्रॉब्लम, ठीक है। तो गवर्नर ने अपनी कमेंट्री में इंडिकेट भी किया है कि एक्सेसिव लिक्विडिटी को हम विड्रॉ नहीं करेंगे जल्दबाजी में, हमें हमारी जो कंसर्न है मेन वो है ग्रोथ। इससे क्या होगा, बॉन्ड यील्डिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहने का मतलब कि अभी क्या है, पैसा अगर मार्केट में ज़्यादा चला जाता है तो रुपए की वैल्यू डाउन हो जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है उसकी उतनी ही कम वैल्यू, चाहे वो डॉलर ही क्यों ना हो, कुछ भी हो फिर वो, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि अभी पैसे को, इंटरेस्ट रेट को एज इट इज रखा है मॉनेटरी पॉलिसी ने, तो इस वजह से क्या होगा, बॉन्ड्स की जो वैल्यू है ना वो भी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि बॉन्ड की यील्डिंग बढ़ गई, तो बॉन्ड की यील्डिंग अगर बढ़ती है ना, आप ये ध्यान रखना, अगर बॉन्ड की यील्डिंग बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हो गया बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई। इसको भी आप सिंपल सा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से समझो, ठीक है। मान लो एग्रीकल्चर की बात आप कर रहे हो और आलू आपने, पोटैटो आपने ग्रो किए हैं, प्लो किए हैं और आपकी ग्रोइंग चल रही है वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पर एग्रीकल्चर यील्डिंग आपकी ज़्यादा हो जाती है, तो आलू की मार्केट में अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो आलू की वैल्यू डाउन हुई कि नहीं। बस वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो अब कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, एक लिमिट में रहेंगे, तो बॉन्ड की यील्डिंग कंट्रोल हो जाएगी, तो उससे बॉन्ड की वैल्यू मेंटेन रहेगी, क्योंकि आरबीआई ने कोई वेरिएशन नहीं किया है इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। इसके अलावा जो डिसीजन लिया गया है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे, जो ऑन टैप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस हैं, मतलब जो अभी लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस को कंडक्ट कराने के लिए जो डेट इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है गवर्नमेंट आरबीआई, जिससे लोन दिया जाता है बैंकों को और बैंक फिर बाद में लैंड करते हैं कॉरपोरेट्स को या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन को, उन पर कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रेस ना आए,
या फिर जो स्ट्रेस्ड सेक्टर हैं उनको लोन इजीली अवेलेबल हो सके, जिससे कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, और जो लेबर मार्केट में जो डिप्रेशन है या हम कह सकते हैं प्रॉब्लम चल रही है उसको रिकवर कर सके। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसको कंटिन्यू रखने के लिए आरबीआई ने एक सिग्नल दिया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा इकोनॉमी को, एक कह सकते हैं हम आने वाले कम से कम 1 साल तक और। ठीक है, ग्रोथ फ्रंट की अगर बात करें, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक कर रही हैं, रिकवर कर रही हैं। एक्सपेक्टेड तो ये था आरबीआई को कि हमारी जो रिकवरी रेट होगी सेकंड जो क्वार्टर की है वो लगभग 9.5% की कॉन्ट्रैक्शन बेसिस पे देखी जा सकती है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का जो डेटा आया था उसमें हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी 24% के लगभग कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, बट सेकंड क्वार्टर का जैसा ही डेटा आया तो उसमें कितना आया, 7.5% से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। दैट मीन्स रिकवरी हो रही है, बट आरबीआई ने एक्सपेक्ट क्या किया था कि बोले सेकंड क्वार्टर में 9.5% की ही कॉन्ट्रैक्शन देखी जाएगी, तो इससे तो बेटर ही परफॉर्म किया है, 2% का बेटरमेंट है। तो वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं रिकवरी को दिखा रही है हमारी इकोनॉमी में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। अब ग्रोथ जो है वो हम देख सकते हैं कि माइल्डली पॉजिटिव होगी। अब सेकंड हाफ जो ये अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जब मार्च तक चलेगा, मार्च 2021 तक, तब तक बोल रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव, मॉडरेटली, हाँ माइल्डली पॉजिटिव हमारे यहाँ पर ग्रोथ रेट आ जाएगी। तो ये सस्टेन्ड पिकअप देखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो इसका डिपेंड करता है कि पॉलिसी सपोर्ट कितना मिलता है, कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट खुद करती है। गवर्नमेंट अभी तक तो क्या है, जितना उन्होंने अनाउंस किया ना रिलीफ पैकेजेस, वो अभी तक एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे एग्जैक्टली उतना ही स्पेंडिंग नहीं हो पा रही है। बट हाँ, अक्टूबर मंथ में थोड़ा बहुत बताया गया है कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखेंगे ओवरऑल इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट आर्टिकल है कैनरी इन कोल माइन। ये आर्टिकल लिखा हुआ है साजिद जेड चिनॉय। ठीक है, जीडीपी की अगर बात करें तो हम इनको 2 प्रिज्म से देख सकते हैं। पहला तो ये कि पास्ट में क्या हुआ उसके हिसाब से देखें, उनके एक्सपीरियंसेस से हम कंपेयर करें। और अभी अगर न्यूज़ देखें तो अभी हमने जो प्रीवियस आर्टिकल भी देखा उसमें भी ये बताया कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे तो अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है इकोनॉमीज़, चाहे वो यूएस इकोनॉमी हो चाहे इंडियन इकोनॉमी हो। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो कहीं ना कहीं शो होता है स्ट्रॉन्गर रिकवरी का, कि पिछले क्वार्टर में कितना ज़्यादा हमने सोचा था कि जैसे अभी हमने देखा आरबीआई ने क्या बताया था कि 9.5% का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जबकि हुआ कितना कॉन्ट्रैक्शन, केवल 7.5% का। दूसरा हम देखें मैन्युफैक्चरिंग जो है सेक्टर, वो कहीं ना कहीं बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है, रिकवरी दिखाई दे रही है। अगर इंडिया के केस की बात करें तो आप देखोगे वायरस और मोबिलिटी के बीच में जो एक लिंक बन चुका था वो अब कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक डर था कि जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को खोला जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह वायरस से इन्फेक्टेड लोग आएंगे जाएंगे और इसकी वजह से बीमारी और ज़्यादा फैल जाएगी। बट वो कहीं ना कहीं ये जो लिंक है ना, ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। बट यहाँ पर हमारे लिए अगर आगे की तरफ देखें तो जो प्रिज्म है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक प्रिज्म होता है पीर के थ्रू, कि हाँ अपन पीयर कौन कौन से हैं उनके थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, यूएसए और इंडिया का अगर कंपैरिजन किया जाए, एक तो ये तरीका, और एक इंडिया का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है उसके हिसाब से देखा जाए, तो 2 प्रिज्म से हम हमारी जीडीपी ग्रोथ को देखते हैं। जीडीपी की अगर रिपोर्टिंग देखें तो 2 तरीके से की जाती है। एक तो देखो सेक्टोरल प्रोडक्शन साइड बेसिस, कि हाँ कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, ये आप 12th की एनसीईआरटी में पढ़ते हो। ठीक है, इसके अलावा फंक्शनल या फिर एक्सपेंडिचर साइड दूसरी होती है, जिसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और या फिर नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ है। वो नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो भी आप कंसिडर करना चाहो। अब नेट एक्सपोर्ट ही बोल रहा है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बोला जाता है इसको। तो इस तरीके से 2 मेथड हो गए। बट इसके अलावा तीसरा तरीका भी होता है जिसमें हम इनकम साइड की बात करते हैं। ठीक है, और इनकम साइड में जब बात करें तो उसमें हम जो लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर रेंट, इनकी बात भी करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि वैल्यू एडिशन की जब बात आती है ना, वो तो देखो सेक्टर स्पेसिफिक की बात करते हैं, जैसे GVA, ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडेड फॉर एग्रीकल्चर, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर सर्विस, इस तरीके से आप देखते हो। तो बोलो GVA ग्रोस जो वैल्यू एडिशन है ना, वो तो देखो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये मेन 4 फैक्टर होते हैं। अब इनकम साइड की अगर बात करें तो जीडीपी अगर हम देखें तो इसका टोटल, हम जीडीपी अगर देखें तो वो प्रॉफिट, वेजेस और या आप देखोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनका टोटल सम होता है, दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी इन टर्म्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पर एक क्वेश्चन आता है, फिर अब अगर इनकम के बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हो तो एक क्वेश्चन आता है कि वाकई में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन से हैं जो रिकवरी के लिए जिम्मेदार हैं, अभी रिकवरी के लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, और दूसरा कौन से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिन पे बर्डन आ रहा है। मैंने आपको बताया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि यहां पर ये देखने वाली बात आ जाती है कि कौन सा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन से पे प्रॉब्लम आ रही है, ये जानना अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। और इस चीज को यहां पर पूरा इलेबोरेटली समझाने की कोशिश कर रहे हैं राइटर। तो आंसर यहां पे आता है कि एक बार आप पॉज लगाओ अपने खुद की सोच पे। इकोनॉमिक रिकवरी की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में आप देखोगे तो एक स्क्यूड है, मतलब एक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है, एक बैलेंस देखने को नहीं मिल रहा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है इम्बैलेंस की बात वो आ रही है कैपिटल और लेबर के बीच में, कि कैपिटल जो है उसमें तो ग्रोथ रजिस्टर की जा रही है, जबकि लेबर है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ही ज़्यादा लो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यूएसए में अगर बात करें, कॉरपोरेट्स का प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर का वो 4 गुना ज़्यादा देखा गया है, और जीडीपी में आप देखोगे तो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरीके से इंडिया की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 25, मतलब जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका 25% तक इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है रियल टर्म्स में लास्ट क्वार्टर में। तो आप देखो कॉरपोरेट्स को कितना फायदा हुआ है, जबकि रेवेन्यू है वो लगातार घटती जा रही है। इससे कैलकुलेशन देखना आप कि कंपनीज हैं वो तो प्रॉफिट रजिस्टर कर रही हैं, बट गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनीज के पास में पैसा तो है, वो खर्च भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन, एक इंडिविजुअल, एक आप और मेरा जो पार्टिसिपेशन है जिसमें हम डिमांड क्रिएट करते हैं, हम खरीदारी करते हैं, उसमें कमी आई है। तभी तो हम टैक्स नहीं दे रहे, तभी तो रेवेन्यू की कमी आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, उन्होंने कंपनीज ने एम्प्लॉइज को जो कॉम्पनसेशन देना होता है उसमें कमी कर दी, एम्प्लॉइज की जो कॉस्ट है वो कम कर दी, मतलब फायरिंग ज्यादा हुई है, जॉब लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। यहां पे सैंपल बता रहे हैं लगभग 600 लिस्टेड फॉर्म्स ऐसी हैं जिनका डेटा रिवील करता है कि एम्प्लॉइज कॉस्ट का अगर देखा जाए तो पिछले 10 क्वार्टर्स में मिनिमम पे चल रहा है। तो बेनिफिट क्यों नहीं होगा जी 25% का, आप ये बताओ। अब वर्कर्स ही नहीं है काम करने वाले, एक वर्कर से आप 10 जनों का काम करवा रहे हो तो वहां पर, और सैलरी उतनी की उतनी दे रहे हो जो पिछली बार दे रहे थे आप, तो वहां पर तो बेनिफिट ही होगा। तो यहां पर हमें सोचने की जरूरत पड़ती है कि एक लिस्टेड कंपनी का प्रॉफिट तो ग्रू हो रहा है 25% से, और जबकि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है 7.5% से। तो ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि नहीं कि जो लार्जर कॉरपोरेट्स हैं जिनके पास में बहुत सारे एम्प्लॉइज थे उनको तो ग्रोथ मिल रही है, जबकि जीडीपी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इसका मतलब जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, वेजेस नहीं मिल रहे लोगों को, एम्प्लॉयमेंट की कमी है। तो ये कहीं ना कहीं सिनेरियो हमें समझना था, जो मैंने कोशिश की आपको बहुत अच्छे समझाने की। अब बात आ जाती है, अब इसको कोरिलेट करें। लेबर मार्केट का जो प्रेशर है वो देखो वर्ल्ड वाइड है, यूएसए में भी जो हायरिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, और यहाँ तक कि अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर 6% तक ऑलमोस्ट पहुँच गया है, जो कि प्री कोविड इरा से जस्ट डबल बताया जा रहा है, और 2021 आते आते लगभग ये ऐसा ही चलता रहेगा एंड तक भी उसके, ठीक है।
ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की बात करें तो वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट इनकम जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि नॉमिनल टर्म्स में 2020 में अभी करंट अगर देखी जाए तो। लेबर मार्केट प्रेशर की बात करें तो उसका आप देखो, आज हाउस होल्ड्स की ज़्यादा डिमांड हो रही है नरेगा में। और नरेगा में कौन जा रहे हैं? जो लोग शहरों से रिवर्स माइग्रेट करके गाँव में पहुंचे हैं, वो लोग नरेगा में जॉब ले रहे हैं, ठीक है। और वहां पर नरेगा में जो डिमांड है जॉब की वो एलिवेटेड है, बढ़ती हुई जा रही है। तो इससे एक चीज बिल्कुल क्लियर होती जा रही है ना कि लेबर मार्केट में बहुत ही ज्यादा ढीलापन है, बहुत ही ज्यादा स्लेक है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी अभी फिलहाल जो लेबर मार्केट के सर्वे के हिसाब से देखें तो लगभग 14 मिलियन से भी कम एम्प्लॉयड हैं, जो कि फरवरी में थे, उससे 14 मिलियन कम लोग जॉब पे हैं। आप देखो सर्वे ये बता रहा है। नॉमिनल वेजेस ग्रोथ की बात करें तो 4000 लिस्टेड फर्म्स जो हैं उनमें आप देखोगे 10% जहां पे ग्रोथ देखी जा रही थी वेजेस की, वो केवल 3% तक आ गई है पिछले 6 क्वार्टर्स में। तो कहने का मतलब लेबर की नंबर ऑफ लेबर भी कम है, एम्प्लॉयमेंट भी कम है, तो वेजेस भी कम है। तो इससे क्या हो गया, कोविड-19 के टाइम पे जो इकोनॉमीज हील कर रही हैं धीरे धीरे, उसमें आप देखोगे कैपिटल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है, तो लेबर को रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। तो ये स्क्यूड हुई कि नहीं, कैपिटल को फेवर कर रही है ये ग्रोथ, यही बात है। और इससे क्या हो गया, इनइक्वालिटीज आ जाएंगी सोसाइटी में, और वो ही अभी चल रहा है कि अमीर अमीर तो चल बनता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। इक्विटी इशू को अगर देखें तो उसको एक बार साइड में रखो कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, कौन नहीं। फिलहाल आप देखो कि किस मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो कि हाँ जी हमारे यहाँ पर 25% की ग्रोथ रेट है कंपनीज में, और जबकि इकोनॉमी 7.5% से हमारी जो है डिक्लाइन कर रही है। तो फ्यूचर डिमांड पे इसका असर डेफिनेटली देखा जाएगा। आपको ज़रूर पढ़ा होगा आपने कि ग्रेट डिप्रेशन 1920s 1930s में जो आया था उसका क्या प्रॉब्लम थी। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो कैपिटलिस्ट लोग हुआ करते थे उन्होंने लेबर को भत्ते तो कम दिए, वेजेस तो कम दिए, काम उनसे जचा के करवाया और प्रोडक्शन उनका फिर बहुत ज़्यादा हुआ, बट एक्चुअल में मार्केट में डिमांड ही नहीं बन पाई। क्यों जी, मार्केट में डिमांड क्यों नहीं बन पाई? डिमांड कौन करेगा, ये लेबर ही तो करेगी ना। तो सप्लाई तो हो गई शानदार, बट डिमांड हो गई बहुत कम। क्या हो गया? डिप्रेशन। और ऐसा ही माहौल अभी फील हो रहा है कि नहीं आपको, कि कंपनीज तो ग्रोथ कर रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिया, स्किल अनस्किल्ड लेबर के बारे में बहुत सोच लिया, अब प्रोडक्शन तो एज इट इज है, ठीक है, बट डिमांड नहीं बन पा रही। और जब डिमांड नहीं बनती है तो फिर बाद में कीन्सियन थ्योरी पर रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन जब आया था तो उसमें भी कीन्स ने ही जब अपनी थ्योरी दी थी कि भाई अब गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं रीहायरिंग और री इन्फोर्सिंग की बात आएगी। अगर रिस्क को सेटल करें तो वहां पर अभी एक इक्विलिब्रियम लाने की जरूरत है। एक आप यहां पे ये वाली देखो, क्विंट एसेंशियल फैलेसी। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाने ही पड़ेंगे जो एसेंशियल हैं ही। आपने बहुत बढ़िया तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिया, स्किल अनस्किल्ड लेबर का जो सेग्रीगेशन करना था वो भी कर दिया, बट कैपिटल लेबर मिक्स उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हमें इसके बारे में काम करने की जरूरत है। तो या तो लेबर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, या फिर क्या करना पड़ेगा, वहां पर गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। अगर हम अभी फिलहाल देखें लेबर मार्केट की, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए। तो ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन हमारे यहाँ पर आप देखोगे कोविड-19 के बाद में लगातार डाउन होता चला जा रहा है, और रही सही में डेट बेस्ड है। इवन आप अपना इंडिविजुअल खर्चा भी ले रहे हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं कर्जे का सेगमेंट आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका कहीं ना कहीं प्रेशर आपको जॉब मार्केट के भी देखने पड़ेगा, क्योंकि जॉब मार्केट पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग अपना खर्चा कैसे उठा रहे हैं, या तो उधार ले रहे हैं या फिर उधार लेकर के घर खर्चा चल रहा है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि लोग फिर अपने हाथ में पैसा रखेंगे, सेविंग्स पे ज़्यादा विश्वास करेंगे ना कि स्पेंडिंग पे। तो वो तो फिर डिमांड और कोलैप्स कर देगा, तो इससे तो और इकोनॉमी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इमीडिएट रिकवरी जो है ना वो तो चलो ठीक है नहीं रुकेगी, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें ना
तो डिमांड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का ये क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। तो इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो लॉन्ग टर्म में तो डिमांड की प्रॉब्लम को भी हमें टैकल करने की ज़रूरत है। अगर लेबर मार्केट पे प्रेशर लगातार चलता रहा, प्राइवेट कंजम्पशन अगर लगातार कम होता रहा, तो ग्लोबल रिकवरी पर भी इसका असर है, और उस ग्लोबल रिकवरी का भी असर हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स पे भी आता है कि अगर इंटरनेशनली सब लोग यही सोचने लग जाएंगे कि नहीं भाई पहले हमें सेविंग्स पे ध्यान देना है, क्या पता आने वाले टाइम पे कितना बुरा हाल हो, हमें तो पैसे बचा के रखने हैं खुद के प्राइवेट कंजम्पशन इवन खाने के लिए, तो वो क्या करेंगे, जल्दी से पैसा खर्च नहीं करेंगे और इंटरनेशनल फिर डिमांड नहीं बनेगी, तो आप एक्सपोर्ट क्या करोगे, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी का फिर देखोगे मैन्युफैक्चरिंग यूटिलाइजेशन, वही बात, कंपनीज ने प्रोडक्शन तो कर दिया पर खपत ही नहीं है, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो कंपनीज का प्रोडक्शन भी क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। बस वही बात आती है। फिर बात आ जाती है कि इस चीज को टैकल कैसे किया जाए, तो वही बात, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, एक फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल पॉलिसी सपोर्ट देने की जरूरत है, और इसको रिकॉग्नाइज किया भी गया है। इसके लिए यूएसए के पॉलिसी मेकर्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एक और वो मतलब फिस्कल पैकेज देंगे कि कैसे भी करके इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट की जाए। दूसरी तरफ आप देखोगे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर हम जापान की बात करें, तो वो लोग भी जिन्होंने अब डिस्क्रिशनरी स्टिमुलस दिया था उसको भी अब जल्दी से बंद नहीं करने वाले हैं, बस थोड़ा थोड़ा करके ही वो हटाएंगे। तो कहने का मतलब है डेवलप्ड कंट्रीज तो बिल्कुल क्लियर हैं कि फिस्कल स्टिमुलस देना बहुत ज़रूरी है, लोगों के हाथों में पैसा देना ज़रूरी है, बट डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, वहाँ पर कहीं ना कहीं पॉलिसी फ्रीडम बहुत कम रह गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी बहुत हाई पहुँच चुका है, लगभग 11% तक तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हो ही जाएगा, अब जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है, स्पेस नहीं रह जाता। तो बोला कि जब फिस्कल स्पेस हमारे पास में नहीं है तो क्या किया जाए, फिर इसका एक ही तरीका बताते हैं कि कैसे भी करके सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने एसेट्स को सेल करने की जरूरत पड़ेगी, और एसेट को सेल करने के अलावा इनके पास में कोई और तरीका नहीं है, और उस एसेट से सेल करने के बाद जो पैसा आए उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करो, जिससे कि जॉब भी क्रिएट हो और नई चीजें भी बनती चली जाएं और लोगों के पास में पैसा घूमे, और उससे जॉब क्रिएशन के बाद में आप देखोगे वही बात, गवर्नमेंट अपने जो एसेट्स हैं उनको सेल आउट करेगी, पैसा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी, तो इकोनॉमी को स्टिमुलस मिलेगा, और तभी फिर प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं क्राउड आउट फील ना करके क्राउड इन फील करेंगी, क्योंकि यहां पर बैंक भी क्या है, लोन देने के लिए रेडी हैं, बट अगर गवर्नमेंट बैंक्स पे रिलाई कर गई तो फिर प्राइवेट सेक्टर है वो कहां से लोन लेगा, वो लोन नहीं ले पाएगा। तो उस केस में क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट तो अपने खुद के एसेट्स को सेल करे और फिर बाद में इकोनॉमी में स्टिमुलस दे, इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज करवाए, और दूसरी तरफ बैंक जो है अपनी तरफ से ओपन एंडेड रखे ही अपने आप को, तो जिससे प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी एनकरेज्ड फील करे, क्राउड इन फील करे, और फिर लोन लेकर के अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको और ज्यादा एनकरेज करे। तो इस चीज की यहां पर जरूरत बताई जा रही है। बोला इसके अलावा और कोई तरीका बचा नहीं है, इसके ऊपर ही ध्यान देने की जरूरत है। आरबीआई ने तो देखो अपनी तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी 2020 में बहुत सही तरीके से टैकल की है। अब बात आ जाती है फिस्कल पॉलिसी की, किस हिसाब से 2021 आने वाला है, कैसे काम किया जाए। और इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि एक बहुत ही वेल मैनेज्ड वे में, वेल बैलेंस्ड वे में जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, लेबर मार्केट है, उन पर फोकस किया जाए, उनके लिए काम किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है 85% जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, और उसमें भी ज़्यादातर पार्टिसिपेशन किसका होता है, एसएमईज का। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसएमईज, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हो बाकी तो शॉर्ट टर्म डेटा है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 7.5% की कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है प्रीवियस मतलब सेकंड क्वार्टर में। 2022 आते आते हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी प्लस में आने शुरू हो जाएगी, और डरने वाली कोई बात है नहीं, बस एक्साइटमेंट ये नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। हमें इन चीज़ों को, इस रियलिटी को भी ध्यान रखना चाहिए। ऑब्सक्योर का मतलब अनक्लैरिटी नहीं लानी चाहिए कि हाँ जो फंडामेंटल प्रीमाइजेज है ना, कि वाकई में रियलिटी क्या है हमारी इकोनॉमी का, तो हम केवल वैक्सीन के नाम पे ये नहीं कह सकते इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी, और भी बहुत कुछ सेगमेंट है उन पे काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। एन इंटरफेथ प्रेयर एंड अरेस्ट, आर्टिकल लिखा हुआ है आनंद पटवर्धन के द्वारा, 2 नवंबर की बात बता रहे हैं। बोले यूपी पुलिस ने फैजल खान को अरेस्ट किया
और आप देखोगे, ये बता दें कि मैं जानता हूँ फैज़ल खान और संदीप पांडे करके दो एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट, जिनको 2002 में मैग्सेसे से अवार्ड देने की बात की गई थी और दिया भी गया उनके सोशल वर्क के लिए, बट उन्होंने अवार्ड मनी लेने से मना कर दिया। संदीप और फैज़ल दोनों के दोनों गांधीयन हैं, बट आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो वो है थोड़ा सा रिलीजन का। अब बात आ जाती है, कुछ सालों पहले फैज़ल खान ने खुदाई खिदमतगार की मेमोरी में एक शुरुआत की कि हम भी अभी जो प्रॉब्लम फेस करते हैं हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ या फिर जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी फ्रीडम या फिर उनकी एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए, उनकी जो लाइवलीहुड हो उसको अच्छा किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने, जो फैज़ल खान थे, वो फैज़ल खान और उसके साथ में जो 2-3 बंदे हो रहे हैं, उन्होंने मिलकर के सोशल एक्टिविटी शुरू की ऑन द बेसिस ऑफ द खुदाई खिदमतगार प्रिंसिपल्स। ठीक है, आप जानते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में ये खुदाई खिदमतगार जो पूरा मूवमेंट चलता है, इसके लीडर होते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका नाम होता है बादशाह खान। ठीक है, रेड शर्ट्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो आप देखोगे इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को तैयार किया था, गांधी जी के नॉन वायलेंट मूवमेंट से ये इंस्पायर्ड थे। और आप देखोगे 1930 के बाद में ये फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं। और आप देखोगे 1930 में ही जो किस्सा खुआनी बाज़ार है पेशावर में, वहाँ पे गैदरिंग होती है, खुदाई खिदमतगार लीडर्स की जो एक गैदरिंग होती है, उसमें ब्रिटिश आर्मर्स ने अपने व्हीकल लेकर के आते हैं, वहाँ पर मास किलिंग होती है। अब और साथ में मास किलिंग के साथ में वहाँ पर जो लीडरशिप दिखाई गई थी वहाँ के लोगों के द्वारा कि कैसे भी करके हमें ब्रिटिशर्स के सामने झुकना नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक, जैसे मान लो आगे की तरफ वो पूरे जो मूवमेंट करने वाले जो हैं, रिवोल्टर हैं ये कह सकते हैं हम, तो ब्रिटिशर्स ने जैसे ही गोलियां चलाई तो उसके बाद में एक लाइन आगे वाली जैसे ही मरी तो पीछे वाली लाइन आगे आ गई। तो कहने का मतलब वही गांधी जी वाला प्रिंसिपल कि भाई कोई एक थप्पड़ दे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, लाइक दैट। ठीक है, उन्होंने डिस्पर्स होने से मना कर दिया, ब्रिटिशर्स ने मशीन गन से ओपन फायर कर दी और आप देखोगे यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा लोग मर गए और एक एक इंडिविजुअल के लगभग 21 गोलियों के निशान कम से कम थे। ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जैन शार्प, उन्होंने ये बताया कि लगभग एक जने के 21 गोलियों के निशान थे। ब्रिटिश आर्मी ने ओपन फायर करने के लिए अपने जितने भी वो रेजिमेंट गई थी उनको अलाउ किया, बट रॉयल गढ़वाल रेजिमेंट थी, उन्होंने मना कर दिया कि बोले हम निहत्तों पे अटैक नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इंडिया की यूनिटी के लिए, इंडिया की फ्रीडम के लिए जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के जो मेन लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके जो फॉलोअर्स थे, खुदाई खिदमतगार को फॉलो करने वाले, उन लोगों ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, अपनी ज़िंदगी तक दाव पे लगा दी। बट आप आज देखोगे उसी चीज़, उसी प्रिंसिपल पे काम करने वाले लोगों को जेल में टिकाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे यही बताया हुआ है, ये आप देख लोगे बाद में। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि तालिबान या फिर अलकायदा का आज रूल चल रहा है अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर जहाँ से बादशाह खान जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, पश्तून वॉरियर्स, वो आज वहाँ पर भी इनसे कहीं ना कहीं फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे मेन चीज़ जो है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके फॉलोअर्स के क्या माइंडसेट था जिसके बेसिस पे उन्होंने इंडिया के लिए लड़ाई की। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भगवान के नाम पर हम ये लड़ाई लड़ेंगे, इसीलिए नाम क्या दिया, खुदाई खिदमतगार, जो कि हर एक इंडिविजुअल हर एक चीज में प्रेजेंट है और एविडेंट है। दूसरा, इन्होंने क्या सोचा कि नेशन को मैं तब तक सर्व करूं, मतलब बिना कोई खुद के इंटरेस्ट के, विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट नेशन को सर्व करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये देखेंगे कि हम रिवेंज लेंगे हर उस एक्शन की जिसकी वजह से किसी को परेशानी हो, मतलब जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स परेशानी कर रहे हैं, या फिर वो जो रिवेंज लेंगे तो उनके एक्शन की वजह से किसी दूसरे को परेशानी ना हो, दूसरा जो काउंटर पार्ट इंडिविजुअल्स है उनको। इसके अलावा आप देखोगे मेरे जो एक्शंस होंगे वो नॉन वायलेंट होंगे। पांचवा इनका जो प्रिंसिपल था कि आई विल मेक एवरी सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड ऑफ मी टू स्टे ऑन दिस पाथ, मैं हर एक बलिदान देने के लिए तैयार हूं इस रास्ते पर चलने के लिए। इसके अलावा इन्होंने क्या प्रिंसिपल फॉलो किया, आई विल सर्व पीपल विदाउट रिगार्ड टू देयर रिलीजन और फेथ, बिना किसी रिलीजन और फेथ के दिमाग में रखे मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। इसके अलावा आई शैल यूज नेशन मेड गुड्स, मतलब यहाँ के डोमेस्टिक गुड्स को यूज़ करूँगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो अपने सस्ते जो प्रोडक्ट्स थे उनसे फ्लड कर दिया था बहुत ज़्यादा। और फिर बाद में ये बोला कि मैं किसी भी ऑफिस के लिए लालच में नहीं आऊँगा। तो ऐसे करके ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप देख सकते हो पूरे गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, आप इनको लिख लो
क्योंकि ये काम आ जाएंगे, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और जब ये नाम आ ही गया है तो हो सकता है मेंस में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमारे प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगी। फिर उसके बाद में जैसे ही आप देखोगे ब्रिटिशर्स ने इनको कैप्चर किया, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था 1930 वाला, उसके बाद में इनको 14 साल की जेल होती है। फिर उसके बाद में आप देखते हो पार्टीशन की जब बात आती है तो पाकिस्तान के खिलाफ में जाके बोलते हैं कि बोला कि पार्टीशन इंडिया का नहीं होना चाहिए। फिर इनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और जेल में डालने के बाद जब इनकी डेथ होती है ना, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में ये जेल में रहते हैं। ठीक है, और जब 98 साल की उम्र में इनकी डेथ होती है तो लगभग 37 साल ये जेल में बिता चुके होते हैं और इनको बहुत लंबे टाइम तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब इनको एकांतवास भी दिया गया था। अब ये तो हो गया खान अब्दुल गफ्फार खान का। अब ये फैज़ल खान को कंपेयर कर रहे हैं कि फैज़ल खान ने भी ये इतने अच्छे अच्छे काम किए, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इस पे आप आगे खुद रीडिंग मार लेना, क्योंकि ये चीज़ें हो नहीं सकती कि हमारे काम की हो बिल्कुल भी। ये जो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम जो था वो अपने काम का था, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, हाउ मुंबई टुक ऑन वायरस। ठीक है, इसमें सिंपल सा बात है कि कोविड-19 जब आउटब्रेक हुआ था मुंबई में मिड मार्च में पहला केस आ गया था। उसके बाद में जो स्लम्स है, धारावी हो, लेयोनार हो या फिर गोवांडी हो, तो यहाँ पर केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। ठीक है, डेथ रेट थी, फैटिलिटी रेट थी वो 8% से भी ज़्यादा थी और बहुत सारे डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी थी। स्ट्रीट्स में लोगों की डेड बॉडीज़ मिल रही थी, इतना बुरा हाल हो गया था। फिर उसके बाद में राइटर बोलते हैं कि मैंने फिर बाद में मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पे ज्वाइन किया ऑफिस को और फिर उसके बाद में पूरा एक स्टैंड हमने एक विज़िट किया, खुद ने जो स्लम्स थे वहाँ पर वर्कर्स को भेजा, जो हेल्थ वर्कर्स थे, कि सिचुएशन को पता करो कि वाकई में कितनी ग्रेव सिचुएशन है। तो हमने 4 पिलर पे बेस्ड अप्रोच अपनाई। एक तो टेस्टिंग, एम्बुलेंस, कोविड-19 बेड्स और एक अबंडेंट ट्रेंड डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स। ठीक है, जिसमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन और ट्रीटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन के आते हैं। ये चारों आप लिख लेना। ठीक है, केस स्टडी में काम आ सकते हैं। ये कोई इसी बीमारी में अप्लाई मत करो, कोई दूसरी बीमारी भी आए जिसमें थोड़ी सी ऐसा कंटेंजियन की बात हो, जैसे कोरोना वायरस हो जो फैलता हो बहुत जल्दी, तो इस तरीके से आप देख लेना। फिर बताते हैं कि हमने बहुत सारे बेड्स हैं वो बढ़ाए, वो RT-PCR टेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखो, ये टर्मिनोलॉजी, चेज द वायरस पॉलिसी, वायरस कैसे बढ़ता है उसकी एग्रेसिवनेस को ट्रैक करो। चेज द पेशेंट, पेशेंट कहाँ कहाँ पे जा रहा है उसका ट्रैकिंग करो। सीनियर IAS ऑफिसर्स को डेप्यूट किया गया कि भाई हॉस्पिटल्स को सुपरवाइज करो कि कहाँ पर कितने बेड्स हैं, कितनी कमी है, क्या ICUs कितने और ज़्यादा बढ़ाने हैं, उनके बारे में रिपोर्टिंग की गई और उन पे काम किया गया। फिर जो है मिशन सेव लाइव, इस पे काम किया गया, जिसमें हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स थे उनकी मॉर्टेलिटी रेट को जहाँ 8% चल रही थी उसको 2% तक लाया गया। इसके अलावा माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक इंडिविजुअल को घर पे जा जा करके, एक बार नहीं 2-2 बार जा जा करके सर्विलांस करना उनका कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, और दूसरा हेल्थ चेकअप करना। नो मास्क एंट्री का कैंपेन शुरू कर दिया कि कहीं पर भी अगर कोई बिना मास्क के आता है तो उसको बिल्कुल ये कह दो कि बिना मास्क के हम तुम्हें एंट्री नहीं देंगे, चाहे बस हो, चाहे बस स्टॉप हो, चाहे टैक्सी जो कहीं पर भी हो। तो ऐसे करके लगभग 5 लाख लोगों पर मास्क ना पहनने की वजह से फाइन लगाया गया। इसी तरीके से आईपैड और वाईफाई फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई कोविड-19 पेशेंट्स को कि भाई वो साइकोलॉजिकल इश्यूज को सामना ना करें, क्योंकि होता क्या है, क्वारंटीन में उठा करके अचानक से घर से उठा करके ले जाके डाल देते हो आप, तो उस जगह पे क्या होता है, उनको कहीं ना कहीं कोई हो सकता है मेंटली ना प्रिपेयर हो, आप उसको ले जा करके अगर कंफाइनमेंट में डाल दोगे घर वालों से अचानक से दूर, तो उसको क्या अलाउ कर दिया भाई, तो तेरे घर वालों से आराम से कॉन्फ्रेंस कर, बातचीत कर, तू टेंशन में मत आ, बट इंप्रूव करो खुद को। प्लाज्मा बैंक्स ओपन किए, ब्लड बैंक्स जिनको बोलते हैं हम, कि कैसे भी करके आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। और जिन लोगों के यूं लगे ना कि भाई इन्फेक्शन, ये देखो यहाँ पे ये बात बड़ी काम की बताई, मैं बताना भूल गया मैं, यहाँ पे देखो कि जो सस्पेक्टेड कोविड-19 पेशेंट्स थे ना, सस्पेक्टेड मतलब ये नहीं कि क्लियरिटी है, क्योंकि रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो बिना रिपोर्ट के भी कोविड-19 की जो यूं डाउट होना कि हाँ ये पेशेंट हो सकता है, तो उसको ट्रीटमेंट दिया, इससे मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गई। तो बात यहीं पे यही आ जाती है कि मुंबई ने अपने आप से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक सेफेस्ट मेट्रो की तरह निकल के आई है। बट हाँ, कॉम्प्लिसेंट होने की ज़रूरत नहीं है, हाँ सेल्फ सेटिस्फाई होने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ सारी खत्म हो गई। कोविड-19 अभी भी बहुत गजब की बीमारी है, बहुत बेकार बीमारी है, और इस बीमारी को हमें टैकल करने के लिए और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जो डिटेरियोरेट सिचुएशन थी उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। ठीक है, रीडिंग जरूर मार देना आप, मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने बता दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।